सर, आपने न्यूज़ देखी? 29 जनवरी 2026 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, he changed everything overnight. MGNRE got disappeared, America's tariff war, and those 20,000 crore small nuclear reactors. सर, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। परसों मेरा मॉक टेस्ट है और ये 500 पेज का डेटा का पहाड़, मैं इसमें दब जाऊंगी। दृष्टि, शांत हो जाओ। घबराहट एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तुमने जिसे डेटा का पहाड़ कहा है, दरअसल वो भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। और रही बात इतिहास बदलने की, तो हाँ, 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्रालय ने जो दस्तावेज संसद के पटल पर रखा है, वो केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक ललकार है, वैश्विक अनिश्चितताओं के खिलाफ भारत के रणनीतिक लचीलेपन की। लचीलापन? सर, पूरी दुनिया में मंदी का शोर है, यूरोप में ग्रोथ ठप है, चीन अपनी समस्याओं में उलझा है। ऐसे में हम कैसे लचीले हो सकते हैं? और प्लीज सर, मुझे वो मनरेगा वाली बात सबसे पहले समझाइएगा। क्या सच में गरीबों का रोजगार छिन गया? यही तो सस्पेंस है दृष्टि। रोजगार छिना नहीं है, बल्कि उसका कायापलट हो गया है। आज हम अगले 2 घंटों में इस सर्वेक्षण का ऐसा 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे कि इसके बाद तुम्हें किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डेटा को रटेंगे नहीं, हम उसे जिएंगे। हम बात करेंगे 7.4% की उस जादुई ग्रोथ की। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब 20 साल बाद हमारी रेटिंग सुधरी। और हम डीकोड करेंगे उस रहस्यमयी VBRLGUG कानून को जिसने मनरेगा की जगह ली है। क्या तुम तैयार हो इस रोलर कोस्टर राइड के लिए? यस सर, बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन शर्त वही है, इंग्लिश टर्म्स भी चाहिए और आपकी वो फेमस ट्रिक्स, और बीच बीच में वो सवाल जो सीधा एग्जाम में छपेंगे। मंजूर है तो देवियों और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम प्रवेश कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे विस्तृत विश्लेषण में। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। दृष्टि, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4% अनुमानित है। 7.4%? सर, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मैंने तो सुना था कि ग्लोबल हेडविंड्स यानी वैश्विक हवाएं विपरीत है। फिर हमारी नाव इतनी तेज कैसे चल रही है? यही तो भारत की कहानी है। देखो, इसे संदर्भ में समझो। ये लगातार चौथा वर्ष है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जब अमेरिका और यूरोप मंदी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत 7% से ऊपर की ग्रोथ दे रहा है। इसे कहते हैं लचीलापन यानी रेजिलियंस। लेकिन सर, क्या ये ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों में है या जमीनी स्तर पर भी? मतलब क्या ये साल भर एक जैसी रही? बहुत अच्छा सवाल। सर्वेक्षण बताता है कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ही वृद्धि बहुत मजबूत थी, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, यानी बाद की तिमाहियों में, इसमें और सुधार देखा गया। इसका मुख्य कारण है हमारी घरेलू मांग और निवेश। जब दुनिया हमारा सामान नहीं खरीद पा रही थी, तब हम भारतीयों ने खुद खपत और निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं सरकार की पॉकेट मनी पर, यानी राजकोषीय घाटे पर। दृष्टि, क्या तुम्हें याद है बजट में वित्त वर्ष 25 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था? जी सर, मुझे याद है, 4.9% का लक्ष्य था। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने यहाँ एक सर्जिकल स्ट्राइक की है फिजूल खर्ची पर। सरकार ने 4.9% के बजटीय अनुमान के मुकाबले 4.8% का घाटा हासिल किया है, यानी लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन। और इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 26 के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट घोषित किया है, 4.4%। 4.4%? सर, इसका मतलब सरकार उधार कम लेगी। इससे तो प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा ना? 100% सही। जब सरकार कम उधार लेती है तो बाजार में पैसा सस्ता मिलता है और प्राइवेट कंपनियों के लिए जगह बनती है। इसे हम क्राउडिंग इन कहते हैं। लेकिन रुको, एक और बहुत बड़ा फ्यूचर टारगेट सेट किया गया है। सरकार ने 31 मार्च 2031 तक ऋण जीडीपी अनुपात को 50% ±1% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 2031 तक 50%? सर, ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। क्या दुनिया की रेटिंग एजेंसियां इसे देख रही हैं? वो तो हमेशा भारत की बुराई करती हैं। इस बार उनका भी मुंह बंद हो गया है दृष्टि, बल्कि उन्हें ताली बजानी पड़ी है। 2025 भारत के लिए क्रेडिट रेटिंग का स्वर्णिम वर्ष रहा है। 3 प्रमुख एजेंसियों S&P, RIN और मॉर्निंगस्टार DBRS ने भारत को रेटिंग अपग्रेड दिया है। और सबसे बड़ी बात, S&P द्वारा BBB- से BBB में अपग्रेड 2 दशकों के बाद हुआ है। 20 साल बाद? सर, ये तो सच में बड़ी बात है।
इसका मतलब विदेशी निवेशक अब भारत पर ज्यादा भरोसा करेंगे। बिल्कुल। जब आपकी रेटिंग सुधरती है तो दुनिया आपको सस्ता कर्ज देती है। ये भारत की आर्थिक साख की जीत है। सर, ग्रोथ और रेटिंग तो ठीक है, लेकिन महंगाई? मेरी मम्मी तो अभी भी कहती है कि बाजार में आग लगी है। मम्मी की चिंता अब थोड़ी कम हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई की कमर टूट गई है। खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई वित्त वर्ष 23 के 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 26 यानी दिसंबर तक केवल 1.7% रह गई है। 1.7%? सर, ये तो आरबीआई के टारगेट से भी बहुत नीचे है। क्या सच में? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा योगदान खाद्य अपस्फीति का है। अक्टूबर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट यानी -5.02% दर्ज की गई। नेगेटिव महंगाई का मतलब है कीमतें घटी हैं, खासतौर पर सब्जियां और दालें सस्ती हुई हैं। लेकिन सर, अगर खाना सस्ता है तो लोग अभी भी महंगाई की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक विलन अभी भी जिंदा है, कोर इन्फ्लेशन। ये अभी भी थोड़ा ऊपर यानी 4.6% पर बना हुआ है, और इसका कारण है कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी। दुनिया में युद्ध और तनाव के कारण लोग सोना खरीद रहे हैं, जिससे उसके दाम बढ़ गए हैं। तो खाना सस्ता है लेकिन जेवर महंगे हैं। अब देखते हैं हम दुनिया को क्या बेच रहे हैं। वित्त वर्ष 25 में भारत ने इतिहास रच दिया। कुल निर्यात वस्तु प्लस सेवा $825.3 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। $825 बिलियन? सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार? वो तो हमारा सुरक्षा कवच है। 16 जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन था। ये इतना पैसा है कि हम अगले 11 महीने तक का आयात आराम से कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के। सर, सब कुछ अच्छा है तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? मैंने पढ़ा था कि 2025 में रुपये में गिरावट आई। सही पकड़ा तुमने। रुपये की कमजोरी हमारी गलती नहीं, बल्कि दूसरों की चाल है। वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ ने रुपये पर दबाव डाला। जब अमेरिका अपनी नीतियां सख्त करता है तो डॉलर मजबूत होता है और बाकी करेंसी गिरती हैं। लेकिन हमारे एनआरआई भाई बहनों ने हमें संभाल लिया। कैसे सर? प्रेषण के जरिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना हुआ है। वित्त वर्ष 25 में ये $135.4 बिलियन तक पहुंच गया, जो हमारी जीडीपी का 3.5% है। ये पैसा सीधे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को ताकत देता है। अब समय है ये चेक करने का कि तुमने कितना ध्यान दिया। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रिक देता हूं इन आंकड़ों को याद रखने की। 74450 कोड। 7.4% रियल जीडीपी ग्रोथ FY26, 4.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट FY26, 50% डेट टू जीडीपी टारगेट बाय 2031। बस ये कोड याद रखना, 74450। अब तुम्हारे लिए एक सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद संकेतकों यानी मैक्रो इंडिकेटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। S&P ने 2 दशकों में पहली बार भारत की रेटिंग को BBB- से अपग्रेड करके BBB कर दिया है। अक्टूबर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 5.02% की वृद्धि दर्ज की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2, 3। सर, कथन 1 सही है, यानी 4.4% वाला कोड। कथन 2 भी सही है, 20 इयर्स वाला अपग्रेड। लेकिन कथन 3, आपने कहा था खाद्य मुद्रास्फीति नेगेटिव थी, -5.02%, यानी गिरावट हुई थी, वृद्धि नहीं। तो कथन 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर होगा B केवल 1 और 2। बहुत बढ़िया दृष्टि। एग्जामिनर यहीं फंसाता है, वृद्धि और गिरावट शब्दों में। तुमने माइनस साइन को याद रखा, यही टॉपर की पहचान है। दोस्तों, अब चलते हैं भारत की आत्मा यानी गांवों में। कृषि क्षेत्र की विकास दर वित्त वर्ष 26 में 3.1% अनुमानित है। ये बहुत तूफानी नहीं है, लेकिन स्थिर है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है जिसे तुम्हें समझना होगा। शिफ्ट? क्या किसान अब खेती छोड़ रहे हैं? नहीं, वे स्मार्ट हो रहे हैं। इसे कहते हैं फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सर्वे बताता है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का की मांग जबरदस्त बढ़ रही है।
सरकार की इथेनॉल मूल्य निर्धारण नीति यानी इथेनॉल प्राइसिंग पॉलिसी के कारण किसान अब पानी पीने वाले धान यानी पैडी को छोड़कर कम पानी वाले मक्का की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है सर, पानी बचेगा। और किसानों के लिए कोई नई योजना? हाँ, बजट 2025-26 में उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स की घोषणा हुई है। मकसद साफ है, कम जमीन ज्यादा उपज। साथ ही एग्री स्टैक जैसी डिजिटल पहलें किसानों को एक नई पहचान यानी डिजिटल आईडी दे रही हैं, जिससे लोन और सरकारी लाभ यानी डीबीटी बिना किसी बिचौलिए के मिल रहे हैं। सर, खेती के बाद अब फैक्ट्री की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? वो अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। सरकार ने एक महा मिशन लॉन्च किया है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यानी NMM। NMM? इसके टारगेट्स क्या हैं सर? इसके टारगेट सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। लक्ष्य है 2035 तक जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% करना और 143 मिलियन यानी 14.3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। 143 मिलियन जॉब्स। सर, अगर ये सच हो गया तो बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल, और इसकी नींव रख दी गई है PLI योजना से। सर्वे बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 35.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोबाइल, लैपटॉप दुनिया अब मेड इन इंडिया गैजेट्स मांग रही है और हमारे छोटे भाई यानी MSME सेक्टर में भी जान आ गई है। क्रेडिट गारंटी योजनाओं के कारण उन्हें लोन मिलने में आसानी हुई है, जिससे उनका विस्तार हो रहा है। दृष्टि, भारत की इकोनॉमी का हीरो हमेशा से सर्विस सेक्टर रहा है। अब ये सेक्टर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिए और भी मजबूत हो रहा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपने R&D और मैनेजमेंट ऑफिस भारत में खोल रही हैं। और सर, टूरिज्म, इंस्टाग्राम पर तो सब घूमते हुए ही दिखते हैं। सही देखा तुमने। घरेलू टूरिज्म यानी डोमेस्टिक टूरिज्म में 52.7% का भारी उछाल आया है। लोग अब विदेश जाने के बजाय देश देख रहे हैं। साथ ही मेडिकल टूरिज्म 12.4% की दर यानी CAGR से बढ़ रहा है। विदेशी मरीज भारत आ रहे हैं क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता और वर्ल्ड क्लास है। और वो AI वाली बात, क्या हम पीछे हैं? बिल्कुल नहीं। भारत AI स्किल पेनिट्रेशन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। हमारे IT प्रोफेशनल्स अब सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे, वे AI मॉडल्स बना रहे हैं। अब बात करते हैं उस हड्डी पर जिस पर शरीर टिका होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले रेलवे। अक्टूबर 2025 तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का 55% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। आधे से ज्यादा काम खत्म, मतलब जल्दी हम बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। हाँ, और मालगाड़ियों के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारे यानी DFC का 96.4% नेटवर्क चालू हो चुका है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। सड़कों की बात करें तो वित्त वर्ष 26 के लिए 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य है। लेकिन सबसे दिलचस्प है ऊर्जा। ऊर्जा में क्या नया है सर? न्यूक्लियर पावर में एक बड़ा कदम। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। SMRs भविष्य हैं। ये छोटे होते हैं, सुरक्षित होते हैं और कहीं भी लगाए जा सकते हैं। चलो, एक और ट्रिक देता हूं तुम्हें इन मिशन और नंबर्स को याद रखने की। ट्रिक नेम है NMM 25-35-143। NMM यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, 25 मतलब 25% शेयर इन GDP, 35 मतलब ईयर 2035 टारगेट, 143 मतलब 143 मिलियन जॉब्स। याद रखना 143 मतलब आई लव यू भी होता है, तो समझ लो सरकार को मैन्युफैक्चरिंग से प्यार हो गया है। अब एक बेहतरीन सवाल देखो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के क्षेत्रवार विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन लक्ष्य 2035 तक 143 मिलियन नौकरियां। 2. कृषि में बदलाव, किसान मक्का से धान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 3. बुनियादी ढांचा, 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 1 और 2, D 1, 2, 3। सर, युग्म 1 सही है यानी 143 वाला कोड। युग्म 3 भी सही है यानी SMRs वाला फैक्ट। लेकिन युग्म 2, आपने कहा था किसान धान से मक्का की ओर जा रहे हैं, ना कि मक्का से धान की ओर। यहाँ उल्टा लिखा है, तो 2 गलत है। इसलिए सही उत्तर होगा A केवल 1 और 3।
शानदार, तुमने शब्दों के जाल को पकड़ लिया। धान से मक्का, यही सही दिशा है। सर, अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाइए जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। मनरेगा का क्या हुआ? क्या गरीबों का रोजगार सच में खत्म? दृष्टि, ये एक अंत नहीं बल्कि एक नया जन्म है। सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VBRLGMG को मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा विधायी सुधार यानी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है। लेकिन सर, नाम बदलने के अलावा इसमें अलग क्या है? सोच का फर्क है। मनरेगा गड्ढे खोदने यानी अकुशल श्रम पर ज्यादा केंद्रित था। VBRLGMG का फोकस आजीविका यानी लाइवलीहुड और कौशल यानी स्किलिंग पर है। इसका मकसद ग्रामीणों को सिर्फ दिहाड़ी देना नहीं बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाना है ताकि वे भविष्य में खुद अपना काम कर सकें। ये खैरात से सशक्तिकरण की ओर एक शिफ्ट है। और शहरों में जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर, उनके लिए? गिग इकोनॉमी अब मुख्य धारा बन रही है। सर्वेक्षण अनुमान लगाता है कि 2029-30 तक भारत में 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए सरकार अब इनकी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, बीमा पर भी काम कर रही है। बेरोजगारी दर का क्या हाल है? वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और श्रम बल भागीदारी LFPR स्थिर रही है। मतलब ज्यादा लोग काम खोज रहे हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। गरीबी को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा आया है। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को बढ़ाकर $3.00 प्रतिदिन संशोधित कर दिया है। इसके बावजूद 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर केवल 5.3% अनुमानित है। 5.3%? ये तो बहुत कम है सर। इसका मतलब सरकारी योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी टीबी की घटनाओं में 21% की गिरावट आई है। आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। शिक्षा में आपार ID के जरिए अब हर छात्र की प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है। वन नेशन, वन स्टूडेंट। सर, AI को लेकर बहुत डर है कि वो नौकरियां खा जाएगा। सर्वेक्षण क्या कहता है? सर्वेक्षण बहुत संतुलित बात कहता है। ये मानता है कि AI लेबर मार्केट को प्रभावित करेगा, खासकर संज्ञानात्मक कार्यों यानी कॉग्निटिव टास्क्स पर असर डालेगा। लेकिन ये स्पष्ट करता है कि AI का विकास मानव बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मतलब AI हमें रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि हमारी मदद करेगा। सही समझा। और एक नया टर्म आया है, सॉवरेन AI। सर्वेक्षण कहता है कि AI अब एक भू रणनीतिक संपत्ति है यानी जियो स्ट्रेटेजिक एसेट है। हमें अपना डेटा और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना नियंत्रण यानी सॉवरेनिटी रखनी होगी। हम अपना डेटा विदेशी कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अंत में पर्यावरण मिशन लाइफ के जरिए व्यक्तिगत व्यवहार बदलने पर जोर है और पैसा जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। हम 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। आखिरी ट्रिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रिक नेम VB रिप्लेसेस M। VB = विकसित भारत मिशन RLGMG, M = MGNREGA। अब एक और प्रश्न देखो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा का स्थान विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन VBRLGMG ने ले लिया है। 2029-30 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। भारत को अपने AI डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को विदेशी नियंत्रण में देने की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य या से है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2, 3। सर, कथन 1 सही है, VB रिप्लेसेस M। कथन 2 भी सही है, 2.35 करोड़ वाला डेटा। लेकिन कथन 3 बिल्कुल गलत है। आपने सॉवरेन AI समझाया था, जिसका मतलब है अपना नियंत्रण, विदेशी नहीं। तो सही उत्तर B केवल 1 और 2 होगा। परफेक्ट। दृष्टि, अब तुम कोई भी एग्जाम फोड़ दोगी। तो दोस्तों, ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का पूरा निचोड़। दृष्टि, अगर तुम्हें आज की क्लास को एग्जाम के लिए 4 बुलेट पॉइंट्स में समेटना हो तो तुम क्या लिखोगी? सर, मेरे टेकअवेज ये होंगे। थीम, विवरण। 1. रणनीतिक लचीलापन। वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत की 7.4% ग्रोथ और रेटिंग अपग्रेड हमारी स्थिरता का सबूत है। 2. रोजगार का बदलता स्वरूप।
मनरेगा से VBRLGMG की ओर जाना और गिग इकोनॉमी का उदय ये दिखाता है कि हम खैरात नहीं, कौशल चाहते हैं। 3. निजी निवेश। सरकार ने अपना घाटा कम किया ताकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स खुलकर निवेश कर सके। 4. राज्य क्षमता। विनियमन में शिथिलता और डिजिटल पहल एग्री स्टैक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। अद्भुत दृष्टि, तुमने तो गागर में सागर भर दिया। यही समझ एक ब्यूरोक्रेट को चाहिए होती है। सर सच कहूं तो क्लास के शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आपके 74450 फॉर्मूला और 143 मिलियन जॉब्स वाली ट्रिक ने सब आसान कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये सर्वे कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, याद रखना, डेटा केवल नंबर नहीं होते, वो एक देश के सपनों की कहानी कहते हैं और भारत के सपने बहुत बड़े हैं। इस क्लास को रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ और वो ट्रिक्स याद रखना। ये 2 घंटे की मेहनत तुम्हें एग्जाम हॉल में दूसरों से मीलों आगे ले जाएगी। और हाँ दोस्तों, मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है। इस लेक्चर की पूरी PDF मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और हमारा टेस्ट क्यू ऐप पर इंडियन ज्योग्राफी का सिनेमैटिक कोर्स जरूर ज्वाइन करना। जय हिंद।